नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे एपिस्टेसिस की। देखेंगे कि एपिस्टेसिस क्या होता है। यह जो एपिस्टेसिस है इसे हिंदी में प्रबलता के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं एपिस्टेसिस की। यह जो एपिस्टेसिस यह भी नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन का एक उदाहरण है। इसके पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, सप्लीमेंट्री जीन्स एवं डुप्लीकेट जीन्स, इन 3 जीन्स के बारे में बात कर चुके हैं पहले के वीडियोस में, जो कि नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन के उदाहरण होते हैं। अब ये उसी का अगला भाग है जिसे एपिस्टेसिस कहा जाता है। यह प्रबलता के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो को आखिरी तक आप देखिए तो आपको यह बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा कि प्रबलता किसे कहते हैं या एपिस्टेसिस किसे कहते हैं। चलिए, यह डेफिनेशन इसका: प्रिवेंशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ वन जीन बाय अनदर नॉन एलेलिक जीन, अर्थात किसी एक जीन के लक्षणों का किसी दूसरे नॉन एलेलिक जीन के द्वारा एक्सप्रेशन न होने दिया जाना या उनके एक्सप्रेशन को प्रिवेंट करना, वह एपिस्टेसिस कहलाता है। एपिस्टेसिस का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब ही होता है स्टॉपिंग या इनहिबिटिंग। स्टॉपिंग का मतलब हो गया रोक देना, या इनहिबिटिंग का मतलब भी होता है रोक देना। तो यहाँ पर स्टॉपिंग से आप समझ पा रहे होंगे कि किसी चीज़ को जो है वह रोक दिया जाता है, और वह चीज़ क्या है? वह है जीन्स का एक्सप्रेशन। अगर हम एपिस्टेसिस की बात करें तो यहाँ पर भी 2 बातें हो रही हैं। एक तो हो रहा है कि किसी जीन के एक्सप्रेशन को रोक दिया जा रहा है, सप्रेस कर दिया जा रहा है या दबा दिया जा रहा है, और दूसरी बात हो रही है कि कोई दूसरा जीन है जो किसी जीन के लक्षणों को दबा रहा है। तो जो इनहिबिटिंग जीन है, इनहिबिटिंग जीन का मतलब वह जीन जो किसी दूसरे जीन के लक्षणों को दबा रहा है या उनको एक्सप्रेस होने नहीं दे रहा है, उस जीन को एपिस्टेटिक जीन कहा जाता है। और दूसरा जीन जो इनहिबिटेड है, अर्थात इनहिबिटेड जीन या वह जीन जिसके लक्षण दब रहे हैं, सप्रेस हो रहे हैं, तो वह इनहिबिटेड जीन जो है वह हाइपोस्टैटिक जीन कहलाता है। तो इस तरीके से जो एपिस्टेसिस की घटना होती है, उस घटना में 2 प्रकार के जीन्स काम कर रहे होते हैं। एक कहलाते हैं एपिस्टेटिक जीन और दूसरे कहलाते हैं हाइपोस्टैटिक जीन। एपिस्टेटिक जीन वह जीन है जो इन हाइपोस्टैटिक जीन्स के लक्षणों को एक्सप्रेस नहीं होने देते हैं। तो यह जो एपिस्टेसिस है यह भी 2 प्रकार का हो सकता है। पहला इसका प्रकार इसे कहते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस, दूसरा प्रकार यह कहलाता है रिसेसिव एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस में क्या होता है? प्रिवेंशन बाय डोमिनेंट नॉन एलेलिक जीन, अर्थात कोई एक डोमिनेंट नॉन एलेलिक जीन होता है जो किसी दूसरे जीन के लक्षणों को दबा रहा होता है या सप्रेस कर देता है। और जब यह जो एपिस्टेटिक जीन या वह जीन जो लक्षणों को दबा रहा है वह अगर रिसेसिव है और वह भी नॉन एलेलिक है, तो ऐसी जो एपिस्टेसिस की प्रक्रिया है वह रिसेसिव एपिस्टेसिस कहलाती है। अर्थात प्रिवेंशन बाय रिसेसिव नॉन एलेलिक जीन इज नोन एज रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो हम पहले उदाहरण में देख लेते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस का। जो डोमिनेंट एपिस्टेसिस है इसका उदाहरण पोल्ट्री
बर्ड्स और फाउल्स, अर्थात जो मुर्गे हैं, मुर्गों में कलर पैटर्न जो है वह डोमिनेंट एपिस्टेसिस का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पर मुर्गों की एक प्रजाति है, उसे कहते हैं वाइट लेगहॉर्न। ये वाइट लेगहॉर्न ठीक उसी तरीके से मुर्गों की एक प्रजाति है जैसे आप मार्केट में देखते हैं कॉकरेल, ब्रॉयलर, लेयर, ये वाइट होते हैं, सामान्यतः वाइट ही होते हैं। तो उसी लेयर की एक प्रजाति है जिसे कहते हैं वाइट लेगहॉर्न। तो वाइट लेगहॉर्न में दो प्रकार के जो है मुर्गे होते हैं। एक प्रकार है कलर बर्ड्स और दूसरा प्रकार है वाइट बर्ड्स। जो कलर बर्ड्स होते हैं अर्थात जो कलरफुल जो मुर्गे होते हैं उनमें एक डोमिनेंट जीन कैपिटल सी होता है और ये कैपिटल सी क्या काम करता है, यह कलर पिगमेंट प्रोड्यूस करने का काम करता है। और यह कैपिटल सी अगर रिसेसिव रह जाए, स्मॉल सी रह जाए, तो यह स्मॉल सी रिसेसिव जीन कलर पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता और उस स्थिति में यह बर्ड्स जो हैं वो कलरफुल नहीं होते और वो वाइट रह जाते हैं। तो ये ऐसे जो बर्ड्स होते हैं या मुर्गे होते हैं वो वाइट हो जाते हैं। लेकिन डोमिनेंट जीन सी जो है वह एक दूसरे डोमिनेंट जीन कैपिटल आई के साथ, और ये कैपिटल आई दूसरे लोकस में अर्थात किसी उसी क्रोमोसोम या किसी दूसरे क्रोमोसोम के अलग पोजीशन में या अलग लोकस में स्थित होता है। तो यह आई जो है वह जब भी इस डोमिनेंट कैपिटल सी के साथ आता है तो ये जो सी है उसके कलर पिगमेंट प्रोड्यूस करने के लक्षण को वह सप्रेस कर देता है, यह कैपिटल आई। इसीलिए जब भी यह कैपिटल आई इस कैपिटल सी के साथ में होगा तब वहाँ पर कलर पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं होंगे और इसलिए ऐसे बर्ड्स भी वाइट रह जाते हैं। जब यह कैपिटल आई रिसेसिव अवस्था में हो तब ये रिसेसिव अवस्था में कैपिटल सी के लक्षणों को नहीं सप्रेस कर पाता, अर्थात यह सिर्फ जब डोमिनेंट होगा अर्थात कैपिटल होगा कैपिटल आई के रूप में तभी वह कैपिटल सी के लक्षणों को दबा देता है, सप्रेस कर। तो यह डोमिनेंट एपिस्टेसिस का उदाहरण है जो कि मुर्गों में कलर पैटर्न में देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से जो मुर्गे हैं उनमें जो कलर पैटर्न होगा उसके जीनोटाइप इतने कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ आप देखिए जो कैपिटल सी है हालांकि वो कलर पिगमेंट प्रोड्यूस करने वाला जीन है लेकिन वह डोमिनेंट अवस्था में भी कलर प्रोड्यूस नहीं कर पाता जब उसके साथ एक दूसरा डोमिनेंट जीन कैपिटल आई होता है। तो ऐसे जितने जीनोटाइप्स हैं जिसमें कैपिटल सी कैपिटल आई के साथ है वहाँ पर सारे मुर्गे वाइट रह जाते हैं। ये देखिए जितने भी हैं सब के सब वाइट हैं। सिर्फ दो यहाँ पर ये दो जीनोटाइप ऐसे हैं जिसमें कि कलर प्रोड्यूस हो पाएगा, जिसमें सिर्फ कैपिटल सी है लेकिन जो आई है वह रिसेसिव है। यह सिर्फ दो जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन में कलर का प्रोडक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अधिकतम स्थिति में जो कलर है वो नहीं बन पाता क्योंकि यहाँ पर एक डोमिनेंट एपिस्टेटिक जीन होता है जो इस दूसरे डोमिनेंट सी जीन के लक्षणों को दबा देता है अर्थात कलर प्रोडक्शन नहीं होने देता। तो इतने सारे इसके जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब इसका देख लेते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस अर्थात वंशानुगति। देखिए यहाँ पर जो मुर्गों की एक प्रजाति वाइट लेगॉन मेल उसका क्रॉस, दूसरी एक प्रजाति मुर्गों की प्लेमाउथ रॉक उसके साथ उसके हेन के साथ या उसकी फीमेल फाउल के साथ कराया गया। तो यहाँ पर देखिए जो वाइट लेगॉन है इसमें कैपिटल सी कैपिटल आई जीनोटाइप है अर्थात जेनेटिकली इसको कलर्ड होना चाहिए लेकिन ये कलर्ड नहीं होता।
वाइट होता है, उसका कारण वही ये साथ में एपिस्टेटिक जीन मौजूद है, इसीलिए वहाँ पर कलर प्रोड्यूस नहीं हो पाता। और यह जो है वो पूरी तरीके से होमोजाइगस रिसेसिव है, अर्थात इसमें दोनों ही जीन रिसेसिव अवस्था में, इसलिए उसमें कलर प्रोड्यूस होता ही नहीं है और वो जो पूरी तरीके से वाइट ही रहती है। अब देखिए इन दोनों के बीच, ऐसे मुर्गों के बीच में, ये मुर्गा और ये मुर्गी है, इनके बीच में जब क्रॉस कराया गया तो जो गैमेट्स बनेंगे इसमें, ये कैपिटल सी कैपिटल आई एक प्रकार के गैमेट यहाँ पर, और यहाँ स्मॉल सी स्मॉल आई ये दूसरे प्रकार के गैमेट्स। इनके कॉम्बिनेशन से जो F1 जनरेशन में मुर्गे बने, यहाँ पर देखिए सारे के सारे वाइट बने। क्यों? क्योंकि कैपिटल सी और कैपिटल आई, ये जो इसका जीनोटाइप बना, कैपिटल सी कैपिटल आई स्मॉल आई, और जब भी कैपिटल सी कैपिटल आई के साथ आएगा तो वह कलर नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा और इसलिए वाइट रह जाएगा। तो यहाँ पर भी वाइट 100% जितने भी F1 जनरेशन में प्रोजेनिस बनी सबके सब वाइट है। अब इन्हीं F1 प्रोजेनिस का, अर्थात इसी में से कुछ मुर्गे लिए और इन्हीं में से कुछ मुर्गियाँ ली और उनके बीच में फिर से क्रॉस कराया F1 फाउल्स के बीच में, तो जो F2 जनरेशन में जो रिज़ल्ट मिला उनको, वह ये देख लीजिए। यहाँ पर वही मेंडल के स्वतंत्र अपव्यवन के नियम के हिसाब से इसके 4 गैमेट ऐसे बनेंगे, इसके भी 4 गैमेट ऐसे बनेंगे, और ये चेकर बोर्ड, इन दोनों में इसका कॉम्बिनेशन आप करा लीजिए तो देखेंगे कि जितने भी जगह जहाँ कैपिटल सी और कैपिटल आई दोनों एक साथ हैं, वहाँ पर बर्ड्स जो है वह वाइट रह जाते हैं। सिर्फ 3 ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर कैपिटल सी डोमिनेंट है लेकिन आई जो है वह रिसेसिव अवस्था में है, तो वहीं ऐसे 3 कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जिनमें कलर प्रोड्यूस हो पाता है और यही कलरफुल बर्ड्स होते हैं। तो इस तरीके से इनका जो रेशियो अगर आप देखेंगे तो 13 जो है वो वाइट बर्ड्स और 3 जो है वो कलर बर्ड्स देखने के लिए यहाँ पर मिले। तो ये जितने भी वाइट बर्ड्स बने हैं, हालांकि इसमें से अधिकतर जो है वो जेनेटिकली कलर्ड है, अर्थात उनमें कलर प्रोड्यूस करने वाला जीन तो है लेकिन उसके साथ में एक दूसरा यह एपिस्टेटिक जीन भी मौजूद है आई, जो कि ये कलर को प्रोड्यूस नहीं होने देता। इसीलिए F2 जनरेशन में ये 13 जो है वह आपको वाइट मुर्गे ही देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यह जो है यह आपका डोमिनेंट एपिस्टेसिस के कारण हो रहा है, क्योंकि यहाँ एक डोमिनेंट जीन दूसरे डोमिनेंट जीन के लक्षणों को उभरने नहीं दे रहा है या एक्सप्रेस होने नहीं दे रहा है। तो यहाँ जो एपिस्टेटिक जीन कैपिटल आई हुआ और जो हाइपोस्टेटिक जीन कौन सा हुआ, कैपिटल सी। तो यह डोमिनेंट एपिस्टेसिस का उदाहरण है। अब हम देखते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस क्या होता है। रिसेसिव एपिस्टेसिस का जो उदाहरण है वह कोट कलर इन माइस में, अर्थात चूहों में स्किन का कलर, कोट का अर्थात होता है स्किन का कलर। अब आप इस उदाहरण को देखिए तो आपने अगर मेरे पहले वाला वीडियो जिसमें मैंने सप्लीमेंट्री जीन्स के बारे में बताया था, वह अगर अच्छे से देखा होगा तो उसमें मैंने इसी उदाहरण को सप्लीमेंट्री जीन्स में भी बताया था, और वही उदाहरण अब यहाँ पर हम रिसेसिव एपिस्टेसिस में भी देखेंगे। देखिए माइस में क्या होता है, 3 कलर पैटर्न बताए थे। एक है अगूटी या ग्रे कलर। जो ग्रे कलर होता है वह 2 डोमिनेंट जीन्स, एक कैपिटल बी और कैपिटल ए, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन की वजह से होता है, जो कि सप्लीमेंट्री जीन्स होते हैं एक दूसरे के। सप्लीमेंट्री जीन्स क्या होते हैं, वही आपको जो सप्लीमेंट्री जीन्स वाले वीडियो में आप देख लीजिए, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, अर्थात दोनों एक साथ जब आते हैं तो एक नया लक्षण दिखाते हैं और दोनों अलग अलग होते हैं तो अपने अलग अलग लक्षण दिखाते हैं। तो ये जो ग्रे कलर बन रहा है दोनों के इंटरेक्शन की वजह से, और ब्लैक कलर सिर्फ एक डोमिनेंट जीन कैपिटल बी की वजह से होता है। और तीसरी वैरायटी होती है एल्बिनो या वाइट। जो एल्बिनो होता है वह एक डोमिनेंट जीन कैपिटल ए, जो कि एक रिसेसिव जीन के जोड़े, अर्थात स्मॉल बी, ये होमोलोगस
रिसेसिव पेयर ऑफ जीन, ये जब भी इस डोमिनेंट ए के साथ में आता है तो यह रिसेसिव जीन का जोड़ा जो है वह इस डोमिनेंट जीन के लक्षण को एक्सप्रेस नहीं होने देता। अर्थात मान लीजिए यह ए डोमिनेंट जीन किसी एक कोई कलर बनाने वाला जीन होगा, लेकिन यह अपने कलर नहीं प्रोड्यूस कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके साथ में यह एक रिसेसिव जीन का जोड़ा होमोलोगस अवस्था में, होमोजाइगस अवस्था में जो है वो आपका मौजूद होता है, और यह जब होमोजाइगस अवस्था में इस कैपिटल ए के लक्षणों को दबा देता है। और इसीलिए ऐसे भी जो मुर्गे होते हैं जिनमें यह कैपिटल ए इस स्मॉल बी जीन के जोड़े के साथ आता है, वहाँ पर कलर प्रोड्यूस नहीं हो पाता है और ऐसे मुर्गे भी वाइट या एल्बिनो रह जाते हैं। तो अब देख लेते हैं इसका एपिस्टेसिस, इसका इनहेरिटेंस देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए, पेरेंट जनरेशन में एक ब्लैक मेल माउस का क्रॉस ये एल्बिनो फीमेल के साथ में कराया गया। तो यहाँ ब्लैक मेल है, अर्थात ये कैपिटल बी डोमिनेंट है, और यहाँ एल्बिनिक फीमेल है। एल्बिनिक फीमेल में यह देखिए कैपिटल ए डोमिनेंट जीन तो है, लेकिन वह ये स्मॉल बी के साथ है, इसलिए वहाँ पर उसका कोई जो भी लक्षण होगा उसका वह लक्षण नहीं एक्सप्रेस हो पा रहा, और इसलिए कोई कलर नहीं बन रहा है, इसलिए वह एल्बिनिक रह जाती है फीमेल। तो ऐसी फीमेल और ब्लैक मेल के बीच में कॉम्बिनेशन कराया, क्रॉस कराया, तो यहाँ देखिए गैमेट बनेंगे। यहाँ कैपिटल बी स्मॉल ए इस प्रकार का गैमेट, यहाँ स्मॉल बी कैपिटल है इस प्रकार का गैमेट। ये दोनों गैमेट के फॉर्मेशन से F1 जनरेशन में जो माइस बने वो कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल ए जीनोटाइप वाले, अर्थात सभी के सभी कैसे बने, सभी के सभी अगूटी या ग्रे कलर के, ये F1 जनरेशन। अब ये जो ग्रे कलर, यही सप्लीमेंट्री जीन्स में भी मैंने यही बताया था कि जब कोई दो डोमिनेंट जीन अकेले होते हैं तो वह अपने अपने लक्षणों को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन दोनों एक साथ होते हैं जब, तो वह एक तीसरे प्रकार के नए लक्षणों को एक्सप्रेस करते हैं, तब उनको सप्लीमेंट्री जीन्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये सप्लीमेंट्री जीन्स भी हैं, और इसके अलावा ये रिसेसिव एपिस्टेटिक जीन्स का भी उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्हीं F1 जनरेशन के चूहों के बीच में वह फिर से क्रॉस कराया गया, तो F1 माइस का फिर क्रॉस कराया गया। तो यहाँ पर तो F2 जनरेशन में क्या देखने को मिला, ये देख लीजिए। मेंडल के तीसरे नियम के हिसाब से यहाँ पर इसके जो गैमेट्स हैं उनको इधर रख दीजिए चेकर बोर्ड में, इसके गैमेट्स जो हैं उनको इधर रख दीजिए। तो देखेंगे कि जब आप इनका कॉम्बिनेशन कराएंगे तो यहाँ देखिए कि जितने भी ऐसे जीन हैं जहाँ पर कैपिटल बी और कैपिटल ए एक साथ आ रहे हैं, वहाँ पर ग्रे कलर बन रहा है या अगूटी कलर बन रहा है, और जहाँ सिर्फ कैपिटल बी एक जीन आ रहा है तो वह अपना ब्लैक कलर एक्सप्रेस कर रहा है। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 ये 3 ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जहाँ एक कैपिटल ए एक डोमिनेंट जीन है, लेकिन यह एक रिसेसिव जीन के इस पेयर के साथ में आ रहा है, तो ये जीन अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पा रहा है। संभवतः यह कैपिटल ए किसी एक कलर प्रोड्यूस करने का जीन रहा होगा, लेकिन वह इन स्मॉल बी जीन के जोड़े की वजह से अपने लक्षण नहीं एक्सप्रेस कर पाता, और इसीलिए वहाँ कोई कलर नहीं प्रोड्यूस हो पाता, और इसीलिए ये वाइट या एल्बिनिक रह जाते हैं। तो ये 3 जो हैं 1 2 और ये तीन कॉम्बिनेशन रिसेसिव एपिस्टेसिस की वजह से एल्बिनिक रह जाते हैं या वाइट रह जाते हैं। और ये जो चौथा है यह नेचुरली होमोजाइगस रिसेसिव है, अर्थात इसमें दोनों ही जीन जो हैं वह रिसेसिव है, इसलिए वहाँ कोई कलर वैसे ही नहीं बनेगा और वह वाइट रह जाएगा, एल्बिनिक रह जाएगा। तो इस तरीके से
इसका अगर हम रेशियो देखेंगे तो ये 9 जो है वह ग्रे कलर के या गुटी कलर के बन रहे हैं, और यहाँ पर 3 है, ये 3 जो है वो ब्लैक कलर के बन रहे हैं, और ये आखिरी के 4 जो हैं ये 4 वाइट या एल्बिनिक हैं, और इन 4 में से ये जो 3 है 1, 2 और ये 3 जो है वो रिसेसिव एपिस्टेसिस की वजह से बन रहा है। तो इस प्रकार यह रिसेसिव एपिस्टेसिस का उदाहरण है। तो मैं समझता हूँ आपको एपिस्टेसिस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं और कुछ समझना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल अनिल सर की क्लास नाम से आपको YouTube में मिल जाएगा, उसको भी आप सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसमें वीडियोस देख करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।